हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी फाइटर 100। गाइस, मैं लखपत कुमार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण कड़ी को लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है उसके बारे में। गाइस, आज हम जानने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को मान्यता दी है और शासन प्रणालियाँ किस प्रकार कितने प्रकार की होती हैं और ये क्या क्या होती हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं पहली शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। पहली शासन प्रणाली आती है राजतंत्र। गाइस, आपने इतिहास में देखा होगा कि राजा का बेटा राजा होता था और ये वंशानुगत होता था। ठीक है गाइस, जो इस प्रकार की शासन प्रणाली जो होती थी उसे हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो शासन प्रणाली आती है वो होती है कुलीन तंत्र। इसे हम अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें 10 या 20 लोगों का समूह होता है जिसमें सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं। सारे निर्णय यही व्यक्ति लेते हैं, इनके द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के तंत्र को हम कुलीन तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तानाशाही या अधिनायक तंत्र। तानाशाही अधिनायक तंत्र से आप समझ रहे होंगे कि तानाशाह व्यक्ति होगा कोई। गाइस, इसमें क्या होता है, सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में समाहित होती हैं, उसके खिलाफ कोई भी एक्शंस नहीं हो सकती। कोई चेंज करना हो, कुछ करना हो, वही व्यक्ति करेगा और गलत होने पर उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। वो सर्वोपरि होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो आता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के बारे में चर्चा करने से पहले ये बता दूं कि ये हमारे भारत में प्रजातंत्र ही लागू है। ठीक है गाइस, आप प्रजातंत्र के बारे में समझें। प्रजातंत्र में गाइस होता है कि जनता के द्वारा जो शासक होता है वो चुना जाता है। हम कह सकते हैं जनता में सत्ता का वास होता है। ठीक है गाइस, और जिस देश में प्रजातंत्र लागू होता है उस देश को ऑटोमेटिकली ही संप्रभुता प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, अब प्रजातंत्र के बारे में जाने तो गाइस प्रजातंत्र भी 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, वो कौन सा होता है ये जानते हैं। तो गाइस, पहला होता है संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट होता है एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है गाइस, संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें गाइस, इसमें एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली भी या संसदीय शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो जनक माना जाता है उसे ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, कभी पूछी जा सकती है कि संसदीय शासन व्यवस्था की जो जनक है वो कौन सा देश है, तो हम सीधा कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन इसका जनक है। अब जो हम किस आधार पे कहेंगे, वो हमें आधार माना है पुष्पेश पंत की जो पुस्तक है विश्व का इतिहास। इसमें यह माना गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन प्रणाली जो सबसे पहले जो उदय हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, इनकी पुस्तक के हिसाब से हमने माना है कि जो इसकी जननी है वो ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, अब इसकी जो संसदीय शासन प्रणाली जो है या संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसकी जो विशेषताएं हैं या उसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, उनकी विशेषता हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, अब इसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा से पहले कुछ पॉइंट हैं ऐसे जानते हैं। इसमें गाइस क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो शासक होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो शासक होगा, जो शासन करने वाला होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा अपने भारत में हम अपना शासक होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, हम अपने द्वारा ही उसे चयन करते हैं। यानी हम खुद वोट करेंगे, उसके द्वारा उसे जिताएंगे
और वो हम पर शासन करेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद इसकी और विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक और विशेषता होती है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में पृथक्करण। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कार्यपालिका गैस हमारी होती है मंत्री परिषद। ठीक है। राज्य मंत्री परिषद हो सकती है और हमारी संघ मंत्री परिषद भी हो सकती है। ठीक है। ये आप इसे समझ रहे होंगे ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। गाइस इससे पहले चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, हमारी भारत सरकार जो है ना, उसका संचालन 3 रूप से होता है। पहला हम कह सकते हैं विधायिका, जो कानून निर्माण करती है, विधायिका। ठीक है। दूसरा जो होगा हमारा, वो होगी हमारी कार्यपालिका। तीसरी जो होगी हमारी न्यायपालिका। हमारी पूरी शासन व्यवस्था इन्हीं तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। और पहली जो है हमारी विधायिका, विधायिका जो है दोस्तों, कानून निर्माण ये करेगी और उन कानूनों का क्रियान्वयन जो करना होगा वो कार्यपालिका करेगी, और इनकी जो जांच और इनकी जो रक्षा करनी है वो हमारी न्यायपालिका करेगी। ठीक है गाइस, यही देखते हैं। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे और हम आगे जाके इन्हें और डिटेल में समझा देंगे। ठीक है गाइस। अब जो नेक्स्ट आता है, इसमें जो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो शक्तियों का पृथक्करण है दोस्तों, ये आर्टिकल 50 में 50 में दे रखा है। हम इसके हिसाब से कहते हैं जो हमारा अलग अलग इनकी शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता की बात करें तो वो होती है हमारी संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था। ठीक है। हमारे जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर संसद कानून निर्माण की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च संस्था होती है। वहाँ पर सारे कानून बनाए जाएंगे वो संसद के जरिए बनाए जाएंगे। ठीक है। संसद कह सकते हैं या हम इसे विधायिका भी कह सकते हैं। जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके जरिए बनाए जाते हैं, विधायिका के जरिए। ठीक है गाइस। जो बनाया कानून निर्माण के जो कानून करता है वो विधायिका करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है इसकी संसदीय शासन व्यवस्था जिस देश में लागू होती है वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका भी होती है। दोहरी कार्यपालिका से एक तो राज्य की कार्यपालिका हो गई और एक केंद्र की कार्यपालिका हो गई। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। ठीक है गाइस, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे होगा गाइस, अगर कार्यपालिका में कौन होता है गाइस, मंत्री। ठीक है। विधायिका में हमारे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। हमारी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर इसमें कोई कुछ व्यक्ति कुछ गलत कार्य करते हैं, थोड़ा घपला वगैरह करते हैं, तो विधायिका इनसे कहेगी कि अब आप अपना विश्वास दें हमें, यानी विश्वास प्रस्ताव रखेगी इनके पास। अविश्वास प्रस्ताव रखेगी कि आप अपना विश्वास खो दिया है आपने, आप अपना विश्वास दिखाइए कि हाँ आपके पास बहुमत है या नहीं है। अगर इनमें से ये अविश्वास प्रस्ताव विधायिका में पास हो जाता है तो सारे मंत्रियों को यहाँ पर इस्तीफा देना होगा। ठीक है। इसीलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है गाइस, या हम कह सकते हैं कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। नियंत्रण तो इसीलिए होता है क्योंकि
कानून विधायिका बनाएगी और कार्यपालिका उनका क्रियान्वयन करेगी। अगर इनमें से कुछ मंत्री या कुछ मंत्री अपना विश्वास खो देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसका और पॉइंट होता है वो है कार्यपालिका एवं विधायिका का जुड़ाव। अब यहाँ पर तो ये नियंत्रण रख रही है, यहाँ पर जुड़ाव। तो गाइस जो हमारी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं उनका विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है। जो लोग कार्यपालिका के सदस्य हैं उन्हें विधायिका के सदस्य होना जरूरी है। विधायिका के सदस्य होंगे तब इसके सदस्य बन सकते हैं। ठीक है गाइस। ये हमारी संसदीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषता हैं वो हैं। हम अब बात करेंगे जो एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। एकात्मक शासन प्रणाली में जो, या हम इसे कह सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है गाइस। अब ये एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ की है? वो है गाइस अमेरिका की। अब इसके बारे में चलो आगे देखते हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली को ही हम कह सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। गाइस यहाँ पर क्या होता है, जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। ठीक है गाइस। और यहाँ पर समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और दूसरी बात करें, दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है सत्ता का केंद्रीकृत एकात्मकता प्रभुत्व। यहाँ पर जो सारी सत्ता होती है वो एकात्मकता की ओर होती है। ठीक है। एकात्मकता का बहुत प्रभुत्व होता है यहाँ पर। ठीक है गाइस। उदाहरण के लिए हम अमेरिका कह सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो विधायिका को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो विधायिका होती है उसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर देखा जाए संसदीय शासन व्यवस्था में देखा जाए तो विधायिका को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है गाइस। यहाँ पर विधायिका को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। और दूसरा देखा जाए इसका और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है वो है गाइस स्वविवेकी के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन। गाइस यहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। ठीक है। और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है गाइस, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की जो मंत्रिपरिषद का गठन करता है, वहाँ पर राष्ट्रपति की सलाह लेता है। गाइस वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है ना, केवल नामात्र का प्रधान होता है वो। वहाँ वास्तविक शक्तियाँ तो हमारे प्रधानमंत्री के पास होती हैं और नामात्र शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वास्तविक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है गाइस। ये बेस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती हैं। और संघीय शासन व्यवस्था में किसके पास होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में। हमारे भारतीय संविधान ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है। गाइस हमारे भारतीय संविधान ने हमारे भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा जाता है। गाइस परिसंघीय किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो इसमें ये प्रावधान दे रखा है कि हमारा भारत कई राज्यों का समूह है। ठीक है गाइस। और कई राज्यों का समूह है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा जो भारत का ये शासन व्यवस्था है वो परिसंघीय है। ठीक है। इसमें और अब भारतीय संविधान की बात करें तो इसका झुकाव एकात्मकता की ओर कहा जाता है।
एकात्मकता शासन हम कहते हैं हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, और एकात्मकता शासन कैसे हो गया दोस्तों? झुकाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकात्मकता है, एकात्मक शासन का जो मतलब उसका सपोर्ट करता है। ठीक है गाइस, हमारा जो मान्यता प्राप्त है वो संघात्मक शासन प्रणाली को हमने मान्यता दे रखी है। ठीक है गाइस, हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली, लेकिन एकात्मकता की ओर भी झुकाव है। अब इसके झुकाव के पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है गाइस राज्यपाल का पद। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है एकल नागरिकता। और नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट हैं वो एकात्मकता की ओर झुकाव के लिए बनाए गए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये एकात्मकता की ओर झुक रहा है। भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है। ठीक है, हमारे जो भारतीय संविधान में एक और प्रकार की व्यवस्था है वो है गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संघात्मक एवं एकात्मक के लक्षण। ठीक है गाइस, हमारे जो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मकता की ओर, कुछ क्या पूरा संविधान ही हमारा संघात्मक की ओर है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एकात्मकता की ओर भी झुकाव देते हैं। वो कौन से लक्षण हैं? ये सारे। ठीक है गाइस, अब ये दोनों प्रकार के लक्षण हमारे भारतीय संविधान में मिलते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने किस प्रकार के शासन प्रणाली को महत्व दिया है? वो है दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट की कि किसने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, बात करते हैं केसी व्हीलर की। केसी व्हीलर अब क्या कहते हैं इनके बारे में जानते हैं। गाइस केसी व्हीलर कहते हैं भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मिले तो आप सीधा कह देना कि ये केसी व्हीलर का स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने स्टेटमेंट दिया था भारत अर्ध संघात्मक है। ठीक है, ये भी किसका स्टेटमेंट हो गया? केसी व्हीलर का। नेक्स्ट आता है जी ऑस्टिन का स्टेटमेंट। जी ऑस्टिन का क्या कहते हैं? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ठीक है गाइस, जी ऑस्टिन कहते हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, इन्होंने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। इसे आपको याद करना है। ठीक है गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।